जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर सेकंड, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। दोस्तों, इस अध्याय का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या का तात्पर्य होता है लोगों की संख्या, अर्थात लोगों की संख्या को विश्व जनसंख्या कहा जाता है। और वितरण वितरण का मतलब होता है लोगों का फैलाव, कि लोगों का वैश्विक स्तर पर किस तरह से फैलाव है, कैसे वो अन्य किन किन क्षेत्रों में किस तरह से वो निवास कर रहे हैं। घनत्व पर यहाँ से तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और भूमि के क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। अर्थात कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल से हम घनत्व को निकालते हैं। वहीं जनसंख्या वृद्धि का मतलब कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो हम अध्याय 2 के अंतर्गत जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे आप बोर्ड में आने वाले चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हों, अतिलघुत्तरीय प्रश्न हों, लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, उसका उत्तर देने में आप सक्षम हो सकें और 90+ मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। तो हम आज शुरुआत करते हैं चैप्टर का राल्फ वाल्डो इमर्सन के एक कथन से। देखते हैं कि राल्फ वाल्डो इमर्सन का स्टेटमेंट क्या है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। अर्थात किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन अर्थात संसाधन होते हैं। यानी कि किसी भी देश का जो निवासी होगा वही उसका वास्तविक धन होता है। अर्थात किसी देश के वास्तविक जो संपत्ति है वहाँ के वैसे लोग जो नीतियों का निर्माण करते हैं, जो उनके संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हमारे ही लोग, हमारी ही जनता जो नीति का निर्माण करती है, डिसीजन मेकिंग में है, जैसे सचिव स्तर के अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी, प्रधानमंत्री, राज्यों के सीएम, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आर्मी, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में लगे हुए लोग, विभिन्न कंपनियों में कार्य कर रहे लोग, आम जनता, ये सब मिल कर के नीति का निर्माण करते हैं। संसाधनों का जो संसाधन है उसका कैसे संचित प्रयोग किया जाए उसके बारे में अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार सोचते हैं। हर देश में उसकी जो वास्तविक संपत्ति है कौन है, यानी कि वहाँ की जनता है। इसीलिए भारत के अगर संविधान को देखें तो भारत के संविधान की शुरुआत भी होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। अतः कोई भी देश अपने लोगों से ही जाना जाता है। यानी कि अंततः जो कोई देश है वहाँ के लोगों से ही उस देश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उस देश के लोगों के द्वारा ही उस देश का नाम होता है, लोग जाने जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूएसए में, तो जो रिस्पेक्ट भारतीयों का है वह पाकिस्तानियों का नहीं है। यानी कि हम भारत के जो लोग हैं, यानी जो भारतीय हैं, वो भारतीयों की वजह से ही वो रिस्पेक्ट उन देशों में मिलता है हम लोगों को। इस प्रकार अगर देखें तो मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है क्या है, मानव है, मानव की क्रियाएं ही हैं। मानव भूगोल का एक शाखा है जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या भूगोल। तो किसी देश की जनसांख्यिकी, लिंग अनुपात, जन्म और मृत्यु दर, साक्षरता, व्यवसाय और शहरी ग्रामीण वितरण को समझना महत्वपूर्ण है। तो जो भूगोल की शाखा जनसंख्या भूगोल है उसी के अंतर्गत हम मानव का पूरी दुनिया में क्या वितरण है, उसका जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर, ग्रामीण शहरी जनसंख्या का वितरण कैसे है, आयु संरचना कैसी है, धार्मिक जनगणना, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं।
आगे देखते हैं। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई, यानी कि 21वीं सदी के प्रारंभ में जो पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो 6 अरब से भी ज़्यादा थी। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि पृथ्वी पर लोगों का फैलाव, यानी कि पृथ्वी पर लोगों का जो फैलाव है वो असमान है। जॉर्ज बी कृषि कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इनका मतलब है कि एशिया में बहुत ऐसे स्थान हैं, बहुत ज़्यादा स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत कम ही एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, भौगोलिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक राजनीतिक भी कारण है। उसको हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो 10% भागों पर निवास करती है, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन का 90% केवल पूरे पृथ्वी के धरातल के 10% भाग पर निवास करता है। वहीं अगर देखा जाए तो 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन केवल जो है 10 देशों में निवास करता है। उन 10 देशों में से भी 6 देश एशिया से हैं। इन देशों को देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले। चीन नंबर 1, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। ये देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। आपको कमेंट करके ये बताना कि वो कौन से 6 देश हैं जो इनमें से एशिया के हैं। और अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। सी से हो गया चाइना, आई से हो गया इंडिया, ए से हो गया अमेरिका। CIA एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी है। फिर आते हैं आई से हो गया इंडोनेशिया, बी से हो गया ब्राज़ील, यानी कि IB जो कि इंडिया का एक खुफिया एजेंसी है, तो IB, CIA और IB। फिर P से पाकिस्तान, N से नाइजीरिया, B से बांग्लादेश, PNB पंजाब नेशनल बैंक जो भारत का एक प्रसिद्ध बैंक है। और R से हो गया रशिया, M से हो गया मेक्सिको। तो आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। CIA यानी चीन, इंडिया, अमेरिका, IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि इसका कुछ कोड होगा इंडोनेशिया और ब्राज़ील, PNB पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, RM यानी रूस और मेक्सिको। ये 10 देश हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। आपको ऊपर के कम से कम 3 देशों को याद रखना होगा, चीन, इंडिया और USA CIA से। नेक्स्ट है, हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कई जगहों पर आप करंट अफेयर्स में या अन्य जगहों पर देख रहे होंगे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। तो ये UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार जो 2024 में आया, 2024 की जो रिपोर्ट है UN वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें भारत जो है, भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ अनुमानित की गई है तथा भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में सबसे अधिक वाले देशों की सूची में पहले नंबर पर आ गया है। यानी UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, फिर चीन, फिर USA, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। ये जो प्रश्न है अगर आपके बोर्ड में तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड में आपका जो जनसंख्या
के आंकड़े दिए गए हैं, जो हमने ऊपर बताया वो हैं। अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं या सीटी वगैरह का पेपर देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर ये पूछा जाता है कि यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तब आप टिक करेंगे भारत। और बोर्ड में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, क्योंकि आपकी बुक्स में जो है यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के आंकड़े को अपडेट नहीं किया गया है, तो ये पुराना वाला आंकड़ा जो हमने ऊपर बताया वही आंकड़ा आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। कुल लोगों की संख्या और वहाँ पर वो लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उसका कुल क्षेत्रफल से अगर भाग दे दिया जाए तो हमको जनसंख्या घनत्व का पता चल जाता है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर व्यक्तियों में मापा जाता है। यानी कि अगर देखा जाए कि ये अगर हम ले लेते हैं कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ये जो एरिया है या भूमि के किसी विशेष क्षेत्र पर मानव की उपस्थिति की तीव्रता को बताता है। यानी कि एक 1/1 यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। एक उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र है, क्षेत्रफल उसका है 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख जनसंख्या है तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा। वर्ग किलोमीटर है 100, तो इसको हम इस तरह समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ये 10 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया हो जाएगा 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम और इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी कुल संख्या है 1.5 लाख। तो इसका हमको घनत्व अगर निकालना हो तो घनत्व का जो सूत्र होता है कुल जनसंख्या, यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में इस एरिया में रहने वाली कुल जनसंख्या कितनी है और इसका क्षेत्रफल क्या हुआ। क्षेत्रफल है, कुल जनसंख्या हो गया 1.5 लाख, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ 100 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या को अगर हम 100 वर्ग किलोमीटर से भाग दे देंगे तो हमारा जनसंख्या घनत्व निकल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुल जनसंख्या है 1.5 लाख और भाग वर्ग क्षेत्रफल क्या है 100 वर्ग किलोमीटर। इस जीरो से इसको काट देंगे, इससे काट देंगे, तो जनसंख्या घनत्व क्या निकल आया हमारा 1500। यानी कि इस एरिया का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितना हुआ 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं विश्व जनसंख्या घनत्व। विश्व में जनसंख्या के वितरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बड़ी असमान और अव्यवस्थित है। यानी कि जो जनसंख्या का वितरण है विश्व में वो बहुत ही असमान है और अव्यवस्थित है। विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो धरातल के 10% भाग पर निवास करता है, वहीं बाकी जो 10% जनसंख्या है वो 90% को भाग को घेरे हुए है। ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को। 90% जनसंख्या 10% भाग पे पाया जाता है, वहीं 10% जनसंख्या 90% भाग को घेरे हुई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का जो 33% भाग है वो मानव विहीन है। यानी कि विश्व में 33% ऐसे क्षेत्र हैं जो निर्जन हैं, जहाँ पर किस मानव निवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को देखते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र विश्व में कौन कौन सा है। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसको उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र जो हैं वो निम्नलिखित हैं। एक तो मानसून एशिया,
अर्थात पूर्व एशिया, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। दूसरा है यूरोप। तीसरा है उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। अब इसमें से एक एक को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जो मानसून एशिया है, इस क्षेत्र में जैसे कुछ देश का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे चीन हो गया, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया का जावा द्वीप समूह, ये सब आते हैं। इन क्षेत्रों में क्या है कि वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक होता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। अतः अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा में चावल की जो है 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या मुख्यतः कृषि कार्यों में संलग्न है। और इन क्षेत्रों में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 400 से 800 प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। यह जनसंख्या मुख्यतः उपजाऊ नदी घाटियों में केंद्रित है। जनसंख्या वर्षा के अनुसार घटती बढ़ती है इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जनसंख्या तथा वर्षा के मानचित्र देखा जाए तो लगभग एक जैसे लगते हैं। जापान हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ये जो बड़े देश हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, नगरीकरण से भी जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है। इन क्षेत्रों में अगर देखें तो जैसे सिंगापुर हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। वहीं यूरोप में जो अधिकांश जो यूरोपीय हैं वो मुख्य रूप से देखा जाए तो उद्योगों पर निर्भर हैं। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है। अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक नगरों में रहती है। ये लोग कच्चा माल तथा भोजन विश्व के अन्य देशों से आयात करते हैं। जो यूरोप में सघन जनसंख्या है कि जो पेटी पाई जाती है वो इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक पाई जाती है, जिसे यूरोप में जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश चैनल से नीपर नदी के तक विस्तृत जो यूरोप का जो क्षेत्र है वो जनसंख्या की धुरी कहते हैं। इसमें कुछ देश हैं जैसे ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस का उत्तरी भाग, जर्मनी, इन सबको शामिल किया जाता है। इसमें स्पेन, पुर्तगाल के भी कुछ भाग पाए जाते हैं। वहीं तीसरा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, इसको देखते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का पूर्वी भाग शामिल होता है। यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अपेक्षाकृत ज़्यादा है, लेकिन ये देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये नवीन भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि यूरोपवासी आकर के बसे, जिस कारण उद्योग धंधों के कारण यहाँ पर जनसंख्या का विकास हुआ। तो जो जनसंख्या के 3 बड़े क्षेत्र हैं, अगर इसको हम विश्व मैप पे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं विश्व मैप के अनुसार। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में पहला जो क्षेत्र है मानसून एशिया, ये वाला एरिया हो गया। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और दूसरा हो गया यूरोप का क्षेत्र। यूरोप के क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र देखा जाए तो विशेषकर जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नज़र आएगा। साथ ही साथ उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ये यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में कई बार प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है कि इनमें में से कौन सा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। तो उसमें इन तीनों को अगर आपको याद है कि मानसून एशिया यानी कि पूर्व एशिया, दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट। इसके अतिरिक्त कई बार ऑप्शन में आपको देगा अमेरिका का पश्चिमी तट, एशिया का उत्तरी भाग। तो आप इसको करने में जो है आसानी से सफल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विरल जनसंख्या के क्षेत्रों को देखते हैं। उससे पहले उच्च जनसंख्या घनत्व वाले कुछ देशों को हम देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, आप इसको क्यों याद रखें कि मोनाको। और देखेंगे तो इसमें मकाओ SAR है, फिर हांगकांग है, फिर सिंगापुर है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं भारत के अगर पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश का नाम देखा जाए तो उसमें शीर्ष पर मालदीव आता है, उसके बाद बांग्लादेश आता है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका,
और कोई एक पड़ोसी देश और दे देगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना भारत के पड़ोसी देशों में मालदीव का घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बांग्लादेश का, और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। विश्व में विरल घनत्व वाले प्रदेश को देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों में 1 या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं, वो विरल जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कहलाता है। ऐसे प्रदेश पृथ्वी के धरातल के 3/4 भाग को घेरे हुए हैं, यहाँ जहाँ पर जनसंख्या विरल रूप से पाई जाती है। उन क्षेत्रों को देखते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या विरल रूप से पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में एक तो उष्ण मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर उष्ण मरुस्थल हैं। दूसरा अतिशीत क्षेत्र, जहाँ पर बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है, ठंडा ज़्यादा होता है। शीतोष्ण के जो मरुस्थल हैं, और विषुवत रेखीय प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व विरल है। अब उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका सहारा मरुस्थल, कालाहारी हो गया, कालाहारी, उसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, सोनोरेन मरुस्थल है। इन क्षेत्रों में है क्या कि वर्षा की कमी है। वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पे जल की मात्रा कम पाई जाती है, और जल कम होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या क्या है, विरल है। दूसरा अतिशीत क्षेत्र, अतिशीत क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी कि पोलर रीजन, वहाँ पर इसमें जैसे कनाडा का उत्तरी भाग हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, साइबेरिया का उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ का फैला हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप का भाग हो गया। इन क्षेत्रों में क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा कम है, और जो फसलें होती हैं वहाँ पे फसलें का जो वर्धन काल है बहुत छोटा होता है, फसलों का उत्पादन ना के बराबर होता है। अंटार्कटिक महाद्वीप तो बिल्कुल देखा जाए तो जन शून्य है, यानी कि जनविहीन है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर जनसंख्या पाई ही नहीं जाती। अगला है शीतोष्ण मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल के अंतर्गत देखेंगे इस श्रेणी में मध्य एशिया के मरुस्थल जैसे गोबी मरुस्थल को ले सकते हैं। गोबी जो मरुस्थल है एक तरह से ये शीतोष्ण मरुस्थल है, समुद्र से दूर है ये, और वर्षा छाया क्षेत्र में स्थिर होने के कारण यहाँ पे वर्षा की कमी है, तापमान काफ़ी कम है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या बहुत नगण्य पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। अगला है विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन, जिसको अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, इतने ज़्यादा जंगल हैं वहाँ पे। उसके अलावा अफ्रीका का जो जायरे बेसिन है, इन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक है, यानी कि वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, जिससे घने वन उगते हैं, और ऐसे घने वनों को पार करना कठिन है। यहाँ की जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वजह से इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, तो एक तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षेत्र है, और ये है जनसंख्या, बहु क्षेत्र किलोमीटर में दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ है, और विश्व में कितने प्रतिशत भाग को ये कवर करते हैं। तो अगर विभिन्न क्षेत्रों में, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में देखें तो एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व कितना है, 146। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 43 है। फिर यूरोप, यहाँ पे 33 जनसंख्या घनत्व है, 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर लैटिन अमेरिका व कैरेबियन में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका में 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ओशिनिया में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्ट तो कम से कम याद ही रखना होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर महाद्वीप पूछ लिया जाए तो एशिया महाद्वीप 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम ओशिनिया 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम मिलते हैं
अगले वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, उन कारणों को देखेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर होता क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, इन सब का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटकों को देखेंगे। साथ ही हम आगे प्रवास का अध्ययन करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।